नमस्कार। किसान आंदोलन का आज 44वां दिन है। सरकार से आज 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अब एक और दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। इससे पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों पर सुनवाई भी करने जा रहा है। तो आपको बता दें, इससे पहले हालांकि सरकार ने संकेत दे दिए थे कि वो संशोधन के लिए तैयार नहीं है, संशोधन को तैयार है, कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की मुलाकात में किसान नेता बलबीर सिंह रज्जेवाल ने तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई थी और कहा था कि सरकार इस तरह कृषि क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती। ये भी कि सरकार के रुख से लगता है कि वो विवाद को सुलझाने के लिए तैयार नहीं। और इससे पहले आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आइए कृषि मंत्री ने बैठक के बाद क्या कहा, सुनते हैं। बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। चर्चा में थोड़ा गर्मागर्मी भी हुआ, मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं जो इस बातचीत को कवर कर रहे थे। हिमांशु, आज आपने जब कृषि मंत्री भी बाहर आ गए, हनान मुल्ला को भी हमने सुना, उसके बाद भी आपने कई किसान नेताओं से बातचीत की है। क्या रुख लग रहा है, अब आगे कैसे आप राह देख रहे हैं? देखिए, गतिरोध बढ़ गया है क्योंकि 8वीं दौर की बातचीत है निधि। 16 अक्टूबर से बातचीत चल रही है और इसके बावजूद कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। और आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण बात जो सरकार की तरफ से कही गई किसान संगठन के नेताओं को कि उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी बनना चाहिए इस पूरे मामले में। और मेरे साथ दो वरिष्ठ नेता हैं जो पंजाब से यहाँ आए हैं और 8वें दौर की बातचीत में भाग ले चुके हैं। बलदेव जी, पहला सवाल यह है कि आज की बैठक में 15 तारीख की तारीख तय की गई है, क्या आउटकम रहा? क्या आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा इसका? देखिए, आज की जो बात है वो बेनतीजा रही है। ये कृषि मंत्री जो अभी करे उन्होंने भी माना है और इसीलिए कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि 4 जनवरी की जो मीटिंग थी उसमें ये बात तय हुई थी दोनों धड़ों में भी जो है 8 तारीख को सिर्फ जो है तीनों कानून उनको कैसे वापस लिया जावे, इस मुद्दे पर ही बात होनी है भी वापस कैसे लेना है और कोई बात नहीं है। सेकेंडरी जो साडा हैगा मसला वो है MSP का, बाद में उस पर बात होगी। और सरकार ने आज जब आती है, एक बात उन्होंने कहते इस समय के दौरान तोमर साहब कहते थे 4 दिनों के दौरान हम देश के क्योंकि ये सारे देश के किसानों का मसला है, हमें सारे देश को देखना है, किसानी को देखना है, बाकी लोगों को भी देखना है, इसलिए थोड़ा विचार भी हम कर लें। और वो आज बोले भी हमने विचार किया है देश के अधिकांश संगठनों से और कुछ लोगों से और देश की स्टेट गवर्नमेंट से। वो सभी लोग कहते हैं भी ये कानून हैं जो किसानों के लिए अच्छे हैं, इसलिए अधिकांश लोग जो ये बोल रहे हैं तो ये कानून वापस करना संभव नहीं है। संभव नहीं, ये बात उन्होंने कह दिया। बालकरण जी, एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई है सोमवार को, इसके बारे में भी सरकार ने आपसे कुछ कहा? सरकार इसके बारे में इधर उधर की बातें कर रही है कि हमें कोर्ट को मानना चाहिए, कानूनों को मानना चाहिए, कोर्ट को आपको कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा भी अगर जथेबंदियों ने कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है, ये फैसला हमने सरकार के कहने पर नहीं लेना
कि हम सरकार हमें कहे तो हम कोर्ट में जाएं। जथेबंदियां अपना फैसला आप लेगी, 40 संगठन है मिलकर फैसला लेंगे। 450 किसान जथेबंदी की रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, इसलिए कोर्ट का क्या रुख रहता है नहीं रहता हमें इस बात की कोई बहुती चिंता नहीं है। हम जो तीनों कानून गैर संवैधानिक है, पहले भी बोल चुके हैं, इनको रद्द कराए बिना वापस नहीं जाए, चाहे वो कोर्ट करे चाहे सरकार करे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो निधि, बहुत साफ है कि किसान संगठन के नेता ये साफ कर चुके हैं कि ये कानून जब तक रद्द नहीं होता वो वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस बातचीत के लिए और किसानों से जो आपने बातचीत की। अब हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स बिजनेस स्कूल से हैं। डॉक्टर प्रीतम, आपने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है जिसमें आपने लिखा, सर बहुत बहुत नमस्कार, आपने उस लेख में लिखा है कि सिर्फ एमएसपी से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक उसके साथ पीपीएस यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम और समयबद्ध उत्पाद की खरीद एपीएमसी मंडियों से ना हो तो कृषि कानून कारगर नहीं होंगे। और ये पूरा पैकेज जरूरी है क्योंकि कई उत्पाद ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते, नहीं रखे जा सकते। और हाल में आपने जिक्र भी किया और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे किसानों को जो उनकी गोभी थी, बैगन थे, जानवरों को खिलाना पड़ा। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, पहला सवाल यही है कि एमएसपी और पीपीएस, एपीएमसी सब एक साथ क्यों जरूरी हैं? हाँ, एक साथ ऐसे क्यों जरूरी हैं? क्योंकि एमएसपी सरकार डिक्लेयर भी कर देती है पर वहां पर कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट नहीं है जो कि एपीएमसी मार्केट्स में होती है। दैट इट्स एन अश्योर्ड मार्केट के जब कोई किसान लेके आएगा उसको खरीदी जाएगी। तो एमएसपी हो भी पर एपीएमसी मार्केट ना होगी तो उसका कोई यकीन नहीं है कि वो खरीदी जाएगी। तो उसके साथ तीसरा ये है कि एमएसपी भी हो, एपीएमसी भी हो, पर एक शॉर्ट टाइम में जितना कि उस जिस तरह की फसल है उसका पेरिशेबल कमोडिटी कितना है, फॉर एग्जांपल व्हीट और राइस है वो कुछ दिन ठहर सकते हैं, तो कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो दे हैव टू बी बॉट विद इन आवर्स, तो वो नहीं खाएंगे तो वो भी नुकसान नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई मेंट इट इज ए पैकेज। उनमें से एक चीज भी निकाल दो तो पैकेज खराब हो जाता है। इसलिए किसानों की जो मांग है कि तीनों लॉ इनको रिपील किया जाए। एक एमएसपी प्रिंसिपल में एग्रीमेंट होने से भी कोई बात नहीं है क्योंकि जितने स्ट्रक्चर नहीं होगा उसके स्ट्रक्चर के साथ एक एमएसपी हो, दूसरा हो कि कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट हो। और कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट तभी हो सकती है जब सरकार ये श्योर करे कि जो मंडी में आप लेके आएंगे उसको खरीदा जाएगा और विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो इसलिए एमएसपी का जो मुद्दा है सिर्फ एमएसपी का मुद्दा नहीं, ये दूसरे जो लॉज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। जी सर, आपने एक चीज ये भी लिखी है कि किसान अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता भी है और अगर बाद में एपीएमसी उसे बेहतर दाम देता है तो वो नहीं जा पाएगा, जरा ये भी समझाइए। हाँ, ये ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 साल का भी, 3 साल का भी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो किसान को पहले पता होता है क्योंकि एमएसपी इज गिवन इन एडवांस। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है ट्रेडर के साथ, तो बेसिस ऑन दिस नॉलेज के एमएसपी कितनी होगी तो वो तो ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो 2 या 3 साल के लिए कर ले जिसका एमएसपी का कोई पता नहीं है और दूसरे साल में जो उसकी पैदावार है उस किसान देखता है कि मैं जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इतना है पर जो एपीएमसी मार्केट में मुझे इतना दाम मिल रहा है वो बेटर है, तो वहां नहीं ले जा पाएगा। वहां ले जाएगा तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है वो चालू हो जाएगा। उसमें जो ट्रेडर है वो किसान को ले जाएगा मुकदमे में, और मुकदमा जो है, मुकदमे का इशू है, इस सरकार ने किसान जत्थेबंदियों ने कहा है, सरकार अच्छी तरह मान नहीं रही, बहुत ही टैक्टिकल है क्योंकि उसमें जो बड़ी मंडियों वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, एग्रो प्रोसेसर हैं, उनके पास इतने लीगल रिसोर्सेज हैं। और दूसरा मैंने ये भी बात कही, सोशल एंड कल्चरल कैपिटल। उसका मतलब है कि बहुत किसान तो अनपढ़ हैं या थोड़े पढ़े लिखे हैं तो वो उनको पढ़ना भी नहीं आता डॉक्यूमेंट, तो कैसे वो करेंगे। तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया हुआ है वो जाता है ट्रेडर्स के हक में। तो इसलिए किसान की दूसरे या तीसरे साल में उसको बेटर भी कीमत मिलेगी तो वहां नहीं ले जा पाएगा क्योंकि उस पर मुकदमा हो जाएगा और मुकदमे में वो हार जाएगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इसलिए वो जो चॉइस है वो ट्रेडर को मिली हुई है, किसान को नहीं मिली हुई।
ये सरकार का जो आर्गुमेंट है कि किसान की चॉइस बताई गई है, इसको स्पिन किया गया है, असल में तो ट्रेडर्स की है। और ये बात तो अब सरकार भी मान गई है, क्योंकि पिछले जो नेगोशिएशन हुई है कोर्ट में, उसमें बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि तोमर साहब ने आप ही कहा कि हमने ये कानून है ट्रेडर्स के लिए बनाए थे, ट्रेड के लिए बनाए थे, क्योंकि जो कंकरेंट लॉ उन्होंने यूज किया है वो ट्रेड के बेसिस पे है, प्रोडक्शन पे बेस नहीं है। तो क्या बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पहली बार सरकार ने कम से कम ये एडमिट किया है कि ये किसानों के लिए नहीं बनाया गया। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसानों के लिए नहीं बनाया गया, ट्रेडर्स के लिए बनाया गया। तो इसलिए जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो बहुत सेंट्रल है इसमें, ट्रेडर्स की पावर को इंक्रीज करने का विज़ावी फार्मर्स। जी सर, आपने ये भी एक इसमें संकेत मिलता है आर्टिकल में कि केंद्र द्वारा निर्मित कानून है वो प्राइवेट मार्केट के लिए और जो राज्य के कानून है वो एपीएमसी मंडी के लिए होंगे। तो ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच जो रस्साकशी बनी रहेगी जब डिस्प्यूट्स होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, वे आपने बड़ा ये मुद्दा असल में डिबेट में आया नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एपीएमसी मंडीज हैं वो स्टेट लॉज के मुताबिक हैं। जहां भी स्टेट है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, जो उसके बाहर मंडी होगी वो अकॉर्डिंग टू दीज लॉज विच हैव बीन पास्ड बाय द सेंटर, दीज आर सेंट्रल लॉज। तो उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे आएगा तो वो जाएगा एसडीएम के पास या आपकी कोर्ट के पास भी चले जाएगी। कोर्ट्स एंड एसडीएम्स आर अंडर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सेंट्रल लॉ आएगा तो उनमें दो क्लैश होगा। तो इट इज, आई कंसिडर इट्स ए रेसिपी फॉर कंप्लीट डिजास्टर कि दो मंडियां हैं, दो मार्केट्स हैं, दो उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं और उनमें क्लैश आएगा जब उनमें झगड़ा होगा। तो इसलिए दिस हैजंट बीन थॉट अबाउट, और इसीलिए इसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दिस लॉ हैज नॉट बीन थॉट आउट प्रॉपर्ली, इट हैजंट बीन डिस्कस्ड प्रॉपर्ली। हमने आर्टिकल जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसमें यही हमने किया है कि इसमें इतनी गुंजलें हैं, उनको मिटाने के लिए इट नीड्स लॉट ऑफ डिस्कशन, लॉट ऑफ डेलिब्रेशंस, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, किसानों के साथ हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के साथ हो। एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है आपसे। आपने इसमें भी लिखा एमएसपी का जो ऐलान है 23 क्रॉप्स के लिए होता है, लेकिन आपने जो लिखा कि एमएसपी और पीपीएस, एपीएमसी पूरा पैकेज सिर्फ चावल और गेहूं के लिए है, ये सभी 23 के लिए होना चाहिए। संक्षेप में थोड़ा ये भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम जो एमएसपी तो है, पर जो ये दो फसलें ही हैं, व्हीट और राइस, और उसकी वजह यह है कि जब देश में अनाज की कमी थी 1960s में, अकाल आने वाला था, 1964-65 में ड्राउट हुआ था बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ी राइट्स की खतरा था, कलकत्ता में राइट्स भी हुए थे। तो उस वक्त जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पैकेज लाया गया था उसमें यह था कि हम आपको पहले प्राइस देंगे और जो आप लेके आएंगे वो मंडी में खरीदी जाएगी, उसी वक्त खरीदी जाएगी झिल्ली, इसलिए पैकेज था। तो वो मैं ये कह रहा था कि सरकार कहती है कि एमएसपी, पर ये जो तीनों चीजें हैं ये सिर्फ व्हीट और राइस के लिए होती हैं। दूसरे लिए जो 21 क्रॉप्स हैं वो तो डिक्लेयर कर दिया कि एमएसपी है, और मैंने जो एग्जांपल भी दिया है कि जैसे हुआ मेज के बारे में, मक्के के बारे में दिया जी, डिक्लेयर कर दी, पर वो दूसरे स्टेट्स में दूसरे पैकेज का है नहीं, कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो उससे कहीं कम कीमत में बिहार में, हरियाणा में, कर्नाटका में मेज बेचनी पड़ी एमएसपी की। तो इसलिए ये जरूरी है कि किसान ये भी कह रहे हैं कि सरकार ये कहती है कि 6% टोटल प्रोड्यूस है जो एमएसपी पे होता है, तो वो सरकार की गलती है, किसानों की गलती नहीं। किसान तो कहते हैं कि सभी के लिए हो। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसलिए जरूरी है कि किसानों की आमदन एक श्योर्ड इनकम होनी चाहिए। मैं इंग्लैंड में रहता हूं, इंग्लैंड में मिनिमम इनकम है, सरकार ने लॉ पास किया हुआ है कि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को एक मिनिमम वेज से कम तनख्वाह नहीं दे सकता, उस पर मुकदमा हो जाएगा। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही है कि सिटीजन्स को एक रीजनेबल इनकम मिलनी चाहिए। उसी तरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस 86% ऑफ द फार्मर्स जो आर मार्जिनल एंड स्मॉल, उनकी इनकम श्योर करने के लिए है। जो इकोनॉमिस्ट सरकार के ये कह रहे हैं कि हम प्रोक्योरमेंट टारगेट पूरा हो गया, वो सच्ची बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो इस इशू को इग्नोर कर रहे हैं, और ये भी इग्नोर कर रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट टारगेट एक साल में पूरा हो ही जाए। जी बिल्कुल, आपने इतनी विस्तार से हमें समझाया इस कानून के जो अनेक पहलू हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और वाकई में पूरे देश का ही किसान हमारा सबल क्यों ना हो। एक छोटा सा ब्रेक और आगे बताएंगे बर्ड फ्लू का दायरा 6 राज्यों तक कैसे फैलाया।
हरियाणा और गुजरात के साथ अब देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात के बाद हरियाणा देश का 6ठा राज्य है जहां पक्षियों में बर्ड फ्लू मिला है। पंचकुला से लिए गए सैंपल में बर्ड फ्लू मिलने के बाद 5 पोल्ट्री फार्म्स की 1,66,000 मुर्गियां खत्म की जाएंगी। हरियाणा में 10 दिन के भीतर 4 लाख से ज्यादा मुर्गों की मौत हुई थी, जिसके बाद सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए। पिछले 10 दिनों में भारत के कई राज्यों में लाखों पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। केरल में पिछले दिनों करीब 12,000 बतखों की मौत हुई, जिसके बाद वहां करीब 36,000 बतखों को मारा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2,400 से ज्यादा प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी गजाली, जो हरियाणा में कदम उठाए गए हैं और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री यहाँ की इतनी बड़ी है, आज की खबर की यहाँ पे पुष्टि हो गई है, क्या संकेत देती है? जी देखिए, आज जिस इलाके से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं बरवाला इलाका है, जिसमें कई गांव भी हैं और वो एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट यानी एक बड़ी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर पोल्ट्री फार्म का। कई पोल्ट्री फार्मर्स हैं और साथ में जो है डीलर्स हैं जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बेचते हैं और यहाँ से सप्लाई जो है भारत के कई राज्यों में जाती है। हैरानी होगी आपको कि यहाँ से असम, नागालैंड तक जो है अंडे और दूसरे प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं। 2-3 दिन से जब से ये खबर आई है कि मुर्गियां यहाँ पर मर रही हैं और सैंपल जालंधर के एक लैब में भेजा गया, जालंधर के लैब से कोई पुष्टि नहीं हुई, तो भोपाल में जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा एक लैब चलाया जाता है, वहां से कल रात ही पुष्टि हो गई कि 2 सैंपल में जो है वो बर्ड फ्लू के कंफर्म इन्फेक्शंस पाए गए हैं। उसके बाद आज सरकार ने उस इलाके में जिस 2 फर्म से ये हुए हैं वहां पर एरिया को सील कर दिया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को कहा गया है कि आप वहां पर उन फार्म्स में काम करने वाले लोगों के सिम्टम्स चेक कीजिए, कोई और कॉमन इन्फेक्शन तो नहीं है। और करीब 1,66,000 जो पक्षियां हैं उनको मारकर दबाया जाएगा। इन सब से फिलहाल हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी जो अंडे के रेट्स हैं वो बहुत डाउन चले गए हैं पिछले 48 घंटे में। और जो पोल्ट्री बिजनेस करने वाले लोग हैं वो फिलहाल अभी भी यही बात कह रहे हैं कि सिर्फ 2 फार्म्स में या 2 फार्म्स की मुर्गियों में ये सैंपल्स आए हैं, बाकी जगह जो मौतें हो रही हैं हो सकता है ठंड से हो रही हो। क्योंकि कल शाम जो है जींद जिले से भी खबर आई कि कई कौवे मरे हुए पाए गए, लेकिन उसके भी सैंपल्स अभी जालंधर भेजे गए हैं, तो कंफर्मेशन नहीं आई है। फिलहाल खाने पीने की जो एडवाइजरी जारी की है, या खुद मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि उसको ज्यादा टेम्परेचर पे पकाएं, आधा पका ना खाएं, और इन एडवाइजरी के साथ कहा कि खतरा अभी उतना नहीं है कि ह्यूमन इन्फेक्शन हो सके या मानव संक्रमण हो सके, ऐसी बात अभी नहीं देखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद गजाली इस जानकारी के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको बता दें अगर आप अंडा या चिकन खाते हैं तो उसको अच्छी तरह 70 डिग्री से ऊपर पकाकर खाएं। दिल्ली के NCR मयूर विहार इलाके से कौओं की मौत का ये वीडियो आज सामने आया। हालांकि ठंड को इनकी मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में आज मयूर विहार इलाके में कौए मरे पड़े मिले हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से बदायूं में जो सामूहिक बलात्कार हुआ था उसमें जो अहम आरोपी है पुजारी, वो आज पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लव जिहाद के तथाकथित मामले में 24 दिन से जेल में बंद 18 साल के साकिब को आज भी जमानत नहीं मिल पाई है। 15 दिसंबर को साकिब जब अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ एक बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा तो रास्ते में एक गांव वालों ने उसे पुलिस को दे दिया था। पुलिस ने उसे लव जिहाद का केस कर जेल भेज दिया था, जबकि लड़की का कहना था कि ना तो साकिब ने उससे शादी करना चाहता है और ना ही उसका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50,000 का इनामी और गैंगरेप का मुख्य आरोपी पुजारी सत्यनारायण गिरफ्तार हो गया है। आज उसकी अदालत में पेशी हुई, जहां से उसे 18 जनवरी तक जेल भेज दिया गया है। देर रात गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। इस गांव में रात में टहल रहे कुछ लड़कों को कुत्तों के भूंकने की आवाज सुनाई दी। वे पता करने निकले तो उन्हें पुजारी नजर आया। थोड़े संघर्ष के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया। पुलिस बुलाई जो उसे बाइक पे बिठा के ले गई। मैंने कुत्ता भौंक रहे था, देख कर बाबा बताई तो बाबा हमें बाबा ही परछाई दी चक रोड पे यहाँ पर आ गया। अच्छा, तो हमने भाई मुंह पे बैटरी मार के वो हमने देखा कि बाबा है, तो बाबा या खन्नी में गिरो
फिर हम भाई ऊपर से हम गिरे 2 जने, फिर खेतों में भाजो, खेत में जाकर हमारे ऊपर मट्टी मार रहे हो, गेहूँ से घेर खेत में से, तो ये हमने पकड़ लो आए। तो हम लोग खेतों में रखवाली कर रहे थे, तो 5 लोग थे, तो हमें शक हुआ किसी का आने का, तो हमने दूसरी तरफ जाके देखा, तो जब नज़दीक आ गए तब देखा बाबा आ गए। फिर हमने काफ़ी दौड़ा के तो पकड़ा है, काफ़ी दूर भागे, उसके बाद हाथ आए। इतवार को अपने बीमार पति के लिए झाड़ फूक करवाने एक महिला शाम 5 बजे अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उसके बेटे ने फ़ोन किया तो फ़ोन बंद मिला। रात 11 बजे के बाद मंदिर का पुजारी अपने 2 साथियों के साथ महिला का शव उसके घर डाल के चला गया। उसके दोनों साथी गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन पुजारी फरार था। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम मेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है, और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुजारी का कहना है कि महिला मंदिर आई थी, लेकिन जाते वक्त एक कुएं में गिरने से मर गई है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम मौके पर मंदिर और पुजारी के घर और कुएं की जांच पड़ताल कर रही है। धार्मिक लोगों को लेकर आम लोगों में एक श्रद्धा का भाव होता है और उनके ऊपर बहुत भरोसा होता है। ऐसी घटनाओं से वो भरोसा बहुत बुरी तरह टूटता है, जो बहुत खतरनाक है। बदायूं में रणदीप सिंह और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव लड़ने के उम्मीदवार नेताओं की पिलाई जहरीली शराब पीकर 5 लोग मर गए और 16 बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 5 की हालत आपको बता दें, इनमें से इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस और आबकारी विभाग के 8 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जीतगढ़ी में हर तरफ मातम है। तमाम घरों से रोने धोने और चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। शराब ने सतीश की भी जान ले ली। उनकी पत्नी कहती हैं कि पंचायत चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद नेता नए साल की रात से ही गांव वालों को मुफ्त शराब पिला रहे हैं। सतीश उनसे ही शराब पी के आए थे। ये इलेक्शन को जो खड़े हैं, इन्होंने भी बांटी है 2 कचोरी पेटी, उनसे ही लेके बांट रहे हैं। 2 कचोरी प्या रहे हैं शराब। इलेक्शन को जो खड़े हो रहे हैं 2 जने 3 जने मिलकर इन्होंने दारू बांटी है, 2 कचोरी पिला रहे हैं ये। लेकिन नेताओं की कल रात की शराब जहरीली निकल गई। पी के लोग मरने लगे, बाकी अस्पताल पहुंच गए। यहाँ महिलाएं अपने मर्दों की शराबखोरी से परेशान हैं। उनका इल्जाम है कि पुलिस को सब पता है, लेकिन शराब कारोबारियों से वसूली कर कार्रवाई नहीं करती। ये दारू बेचते थे और काफी दिनों से बेचते थे दारू, और कोई कहता था तो किसी की कोई सुनवाई नहीं करता था, नहीं कोई पुलिस वाला, नहीं कोई पैसा भर देते थे बस। फिर कोई कानून कार्रवाई कोई नहीं होती थी इनकी। शराब पी के मरे कलुआ के भाई शराब की वो बोतल दिखाते हैं जिसे पी के उनका भाई मर गया। ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अब इन लोग हमने पौवा से वो देखे खाट पर लत्तन में निकले पौवा। अब वो तो एक्सपायर हो गए तो पौवा उनके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखा तो घर पे पौवा रखा है। बहुत दुख होगा कि नकली शराब पीने से गांव जीतगढ़ी में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है। जहरीली शराब जो गांव वालों ने पी थी, उस शराब का कोई भी व्यक्ति प्रयोग ना करे। इतनी मौतों के बाद पुलिस अब हरकत में आई है। कप्तान कहते हैं कि गैर कानूनी शराब के बारे में पुलिस को पता होना चाहिए था। प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी। उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ये सच है कि नकली शराब का धंधा बहुत पुराना है, और ये भी सच है कि पुलिस की मदद के बिना वो कभी नहीं चल सकता है, क्योंकि इलाके की पुलिस को हमेशा पता होता है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। अगर बुलंदशहर की पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की होती तो इतनी जानें नहीं जाती। बुलंदशहर में मनीष शर्मा के साथ लखनऊ से कमाल खान,
एनडीटीवी इंडिया। देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ठीक पहले आज देश में इसका अभ्यास करने के लिए सबसे बड़ा ड्राई रन किया गया है। 33 राज्यों के 736 जिलों में आज इस पूरी प्रक्रिया को टेस्ट करके देखा गया, जिसके तहत 30 करोड़ लोगों को पहले कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अगले कुछ दिनों में कुछ इस तरह से कोरोना का टीका लगेगा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में मैक्स हॉस्पिटल के ड्राई रन की तस्वीर देखिए और समझिए कोरोना टीकाकरण के दौरान क्या होगा। वैक्सीनेशन साइट पर जाने पर सबसे पहले आपको वेटिंग एरिया में इंतजार करना होगा, फिर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। इसके बाद आपको कोरोना का टीका लगाया जाएगा। टीका लगवाने के बाद आपको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन एरिया में इंतजार करना होगा, ताकि अगर टीके का कोई दुष्प्रभाव हो तो उससे निपटा जाए और सरकार को भी सूचित किया जाए। बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन क्या उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। लर्निंग है हमारे लिए भी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अच्छा है। तो हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। हम लोग उसके देख रहे हैं कि प्रो कॉन्स क्या होंगे। जिला स्तर पे फर्स्ट स्टेज पे तो हमने ये किया है कि हॉस्पिटल्स में ही अभी वैक्सीनेशन हम कराएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 6 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बड़े, जो 100 बेड के ऊपर हैं, और 2 सरकारी हैं, लेकिन इसमें हॉस्पिटल्स की संख्या कम है, तो हम बेड की संख्या रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि थोड़ा कम कर दे, तो 50 बेड या 25 बेड हॉस्पिटल्स में भी इम्यूनोकुलेशन शुरू कर दें। टीकाकरण के बाद आधा घंटे तक ये देखा जाएगा कि आपके अंदर कोई टीके का दुष्प्रभाव तो नहीं है, यानी कहीं कोई आपको चक्कर तो नहीं आया, आपके सर में दर्द तो नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब आपको आधा घंटे तक मॉनिटर किया जाएगा। वहीं मुंबई में 3 केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। बीकेसी फैसिलिटी, कूपर अस्पताल और राजावाड़ी अस्पताल, तीनों सरकारी अस्पताल हैं। बीएमसी ने 8 अस्पतालों और 5 बड़े केंद्रों को वैक्सीनेशन केंद्र के तौर पर चिन्हित किया है। महाराष्ट्र में 8 लाख हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगना है। हमको 16 घंटे यहाँ चलाना है 2 शिफ्ट में। उस हिसाब से अगर हम 15 यूनिट्स चलाते तो रफली 2000 से 2,500 के बीच में डेली अभी इस परिस्थिति में हम कर सकते हैं। शुक्रवार को होने वाला ड्राई रन पूरे देश में होने वाला दूसरा ड्राई रन था और उम्मीद की जा रही है कि अब और ड्राई रन नहीं होगा, सीधा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। किसी भी देश में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन की खेप अगले 1-2 दिन में के अंदर वहां पर पहुंच जाएगी और फिर जानवरों के दूसरे हफ्ते में टीकाकरण शुरू किया जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में टीकाकरण किया जाएगा। तैयारी जोरों पर है, क्योंकि वैक्सीन की पहली खेप जल्द ही कर्नाटक पहुंचने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें जानकारी दी है कि 13,90,000 वैक्सीन की पहली खेप अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक जाएगी। इसके बाद हम टीकाकरण शुरू करेंगे। वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन शायद लोगों को समझ आ रहा है कि मौजूदा हालात में दूसरा रास्ता नहीं है। लग रहा है थोड़ा डर तो रहेगा सर, पर यह फिर भी अपना सुरक्षा के लिए बनाई है, वैज्ञानिकों ने देख के बनाया है, तो लगवाना तो पड़ेगा सर। अब वो तो बाद में ही पता पड़ेगा कितना असर करती है कितना नहीं करती है। नहीं लगवाएंगे। क्यों? लगवाएंगे। कोरोना का ग्राफ कर्नाटक में तेजी से गिर रहा है। इससे आम लोगों के साथ साथ सरकार का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब इंतजार है वैक्सीन का, जिसका कोई खास विरोध प्रगतिशील राज्य कर्नाटक में देखने को नहीं मिल रहा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।